Hello friends, welcome to Biology Talk Word tutorial by Himanshi. This video is in continuation with the biotechnology part 2 video that we have already discussed. The first topic is restriction site. रिस्ट्रिक्शन साइट ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आके आइडेंटिफाई करते हैं और इन स्पेसिफिक लोकेशंस पर जाके डीएनए को कट करते हैं। जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स या रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस होते हैं और हम इनको रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस या रिकॉग्नाइजेशन साइट्स के नाम से भी जानते हैं। इनका जो नॉर्मल साइज है वो 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है और इनके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की इंटरनल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। जनरली जो आपके रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं वहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न मिलता है जिसको हम पैलिंड्रोम पैटर्न या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनका जो रीडिंग फ्रेम है वो सेम होता है अगर हम डीएनए में सेम ओरिएंटेशन में स्टैंड को रीड कर रहे हैं। जैसे इन द गिवन एग्जांपल डीएनए के दो स्टैंड यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं 3' to 5' एंड 5' to 3'। अगर हम 3' से 5' डायरेक्शन में सीक्वेंस के इस ओरिएंटेशन में सीक्वेंस को देखें तो यहाँ पे जो सीक्वेंस मेंशन है दैट इज CTTAAG। सिमिलरली सेकंड स्टैंड में भी अगर हम सेम ओरिएंटेशन और सेम डायरेक्शन में अगर हम सीक्वेंस को देखते हैं दैट इज फ्रॉम द 3' to 5' तो भी हमें सेम सीक्वेंस मिलेगा दैट इज CTTAAG। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोलते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल है एक सिंपल टर्म जैसे है मैडम, MADAM। मैडम को अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ते हो और अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ते हो तो दोनों ओरिएंटेशन से आपको यहाँ पे जो रीडिंग फ्रेम है वो सेम देखने को मिलेगा। तो इसी टाइप के सीक्वेंसेस को आप पैलिंड्रोम सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हो। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मोस्टली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर जाकर टारगेट करते हैं। अब जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब भी डीएनए को एक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस पे कट करते हैं तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज होती है कि वो दो टाइप्स के एंड्स को प्रोड्यूस करें। वन इज नोन एज ब्लंट एंड एंड अनदर इज नोन एज स्टिकी एंड्स। नेक्स्ट इज यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoRI का एग्जाम्पल दिया गया है जो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जिसको हम GAATTC बोलते हैं वहाँ पर जाके टारगेट करता है। ये जो EcoRI रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये हमेशा एक स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट या रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा डीएनए के ऊपर और वो रिकॉग्नाइजेशन साइट या सीक्वेंस होता है GAATTC। जहाँ जहाँ डीएनए पर EcoRI को GAATTC का सीक्वेंस मिलेगा ये उस सीक्वेंस में जाकर हमेशा G and A के बीच में जाके कट करेगा। इस वजह से जैसे यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया है GAATTC रिस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoRI हमेशा इस सीक्वेंस को पहले आइडेंटिफाई करने के बाद इस सीक्वेंस में जहाँ पर G और A है वहाँ पर जाके कट कर देगा। जब इस तरीके से EcoRI कट करता है तो आपके पास ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं और इन्हीं ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर्स को हम स्टिकी एंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर्स हम ऐसे सब्सटेंस या मॉलिक्यूल को बोलते हैं जो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फॉरेन डीएनए को एक प्लेस से होस्ट बॉडी के अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स विच कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल आर कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग का मतलब होता है मल्टीपल कॉपीज बनाना। अब वेक्टर्स हमारा कैरियर है किसका, फॉरेन डीएनए का। कैरी कहाँ करेगा, होस्ट बॉडी में करेगा। क्यों कैरी कर रहा है, ताकि वो होस्ट बॉडी के अंदर जाके मल्टीपल कॉपीज बना सके, अपनी क्लोनिंग कर सके। कॉमन एग्जांपल ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स हैं प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज, कॉस्मिड, plasmid, BAC, YAC. BAC is bacterial artificial chromosome and YAC is yeast artificial chromosome. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है क्लोनिंग वेक्टर का दैट इज बैक्टीरियोफाज का दैट इज लैम्डा फेज। इस लैम्डा फेज की अगर हम बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज हेड, देन कॉलर, देन टेल, फाइनली इट हैज़ अ बेस प्लेट विद द टेल फाइबर। जो हेड वाला रीजन होता है इस हेड वाले रीजन के अंदर इस फाज का जेनेटिक मटेरियल होता है
नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड वेक्टर। एक अच्छे वेक्टर्स के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज का फॉलो करना नेसेसरी होता है। पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक यूनिक सीक्वेंसेस होते हैं जहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और पहली अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स है वो आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से होती है। नेक्स्ट है जो आपका गुड वेक्टर है उसका जो साइज हो है वो 10 kb से छोटा होना चाहिए, सो दैट वो हमारे लिए प्रोसेस करने के लिए और जो भी उसमें प्रोसेस करें वो हमारे लिए ईजी एंड हैंडी हो। नेक्स्ट इज गुड वेक्टर्स हमारे लिए ईजी होने चाहिए, हम उन पे ईजिली वर्क कर सके, उनको ईजिली आइसोलेट प्यूरिफाई कर सके और हम ईजिली उनको होस्ट बॉडी के अंदर इंसर्ट करा सकें। जितने भी गुड वेक्टर्स होते हैं उनमें ये इंश्योर किया जाता है कि हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का सिंगल टारगेट साइट हो। ऐसा इसलिए इंश्योर किया जाता है कि अगर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के मल्टीपल टारगेट साइट्स होंगे तो वो जो डीएनए है और जो वेक्टर है वो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा और हमारा वेक्टर वहीं पे डिग्रेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वेक्टर, इसके पास लेट अस कंसिडर 4 रिस्ट्रिक्शन साइट है फॉर द एक्स। तो अगर हमने एक्स नाम का एंजाइम इस वेक्टर में इंट्रोड्यूस कराया और इस वेक्टर के अंदर एक्स के मल्टीपल रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है तो वो ये एक्स को डिफरेंट फ्रेगमेंट में 4 फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देगा। 4 फ्रेगमेंट्स पे जब हमारा वेक्टर ब्रेक हो जाएगा तो जो हमारा पर्पस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का वो वहीं पे हॉल्ट और फेल हो जाएगा। इसीलिए ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि जब भी हम गुड वेक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का केवल एक ही टारगेट साइट हो। आपके मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट हो सकते हैं बट एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक ही टारगेटेड साइट होना चाहिए ताकि जब भी हम उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उस वेक्टर को ट्रीट कराएं तो हमारा वो वेक्टर डिग्रेड ना हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ गुड वेक्टर है एक मार्कर जीन। मार्कर जीन में आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी इंक्लूड हो सकते हैं, प्लस वहाँ पे आपके कुछ एंजाइम के जीन भी इंक्लूड हो सकते हैं। मार्कर जीन ये इंश्योर करता है कि कौन सा होस्ट ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है और कौन सा होस्ट ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कौन सा ऐसा होस्ट है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर हुआ है और किस होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर नहीं हुआ है। तो मार्कर जीन हमें इजीली ट्रांसफॉर्म एंड नॉन ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल में आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। फाइनली यहाँ पे लास्ट जो फीचर है गुड वेक्टर का वो है कंट्रोल एलिमेंट्स। कंट्रोल एलिमेंट लाइक प्रोमोटर, ऑपरेटर, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। जितने भी ये कंट्रोल एलिमेंट होते हैं ये कुछ नहीं है, ये आपके जो वेक्टर्स हैं और डीएनए हैं उनके ओपेक स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं जो ये चीज़ स्पेसिफाई करते हैं कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो वो यूनिकली एक पर्टिकुलर पैटर्न में प्रॉपर वे में कैरी आउट हो। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को हमें प्रॉपर वे में कैरी आउट करना है तो हमारे पास प्रॉपर कंट्रोल एलिमेंट प्रॉपरली अलाइन होने चाहिए। नेक्स्ट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जनरली एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट होता है जो जनरली प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरिया उन्हीं में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड हाई यूकैरियोटिक्स या अदर यूकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता। प्लाज्मिड के अंदर अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए तो है ही, साथ साथ में इस बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा डीएनए का टुकड़ा होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये प्लाज्मिड के अंदर अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद से रेप्लिकेशन कर सकता है बिना सेल के जो मेन डीएनए है उस पर डिपेंड हुए। सेकेंड थिंग, ये जो प्लाज्मिड है ये सेल को सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। अगर हम इन प्लाज्मिड को निकाल भी दें तब भी सेल नॉर्मली हेल्थी वे में सर्वाइव करेगा। इन प्लाज्मिड का काम केवल ये होता है कि ये सेल को कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देते हैं, जैसे सेल को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना देंगे, सेक्स पिलाई के फॉर्मेशन में हेल्प कर देंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो सबसे कॉमन वेक्टर्स जो यूज़ होता है वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को हम मॉडिफाई करके डिफरेंट वेरियस टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लाज्मिड है और हम बोल सकते हैं जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड प्लाज्मिड है उनके एग्जाम्पल है PBR322, PBR320। यहाँ पर डायग्राम आपका PBR322 का दिया गया है। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है कि ये जो PBR322 है इसमें आपके डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की यूनिक साइट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे BAM-H1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसका अपने एक ही साइट है। HindIII का एक ही साइट है, EcoRI का ऐसी साइट है।
एक पर्टिकुलर साइट है, ऐसा नहीं है कि इको आ रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल साइट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट, यहाँ पे एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स है। मीन ये एक ऐसे जीन है जो यहाँ पे ऐसे सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेगा जो इस प्लाज्मिड को एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस बनाएगा। मीन इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन ड्रग ये प्लाज्मिड अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। थर्ड है यहाँ पे ओरिसी, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन है यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज प्लाज्मिक वेक्टर्स फॉर प्लांट। हम प्लांट्स के लिए और प्लांट्स में ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को कैरी आउट करने के लिए वेरियस वेक्टर्स का यूज करते हैं, जिसमें से एक कॉमन वेक्टर है ए ट्यूमिफेसिन। ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन की ये जो स्पीसीज है, ये जनरली एक सॉइल बैक्टीरिया है। इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन के अंदर लेट अस कंसिडर ये एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन है। इसके पास एक ऐसा सेगमेंट होता है डीएनए का जिसको हम टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं। इस टीआई प्लाज्मिड में हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन के जीन्स होते हैं। तो जब भी ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन किसी प्लांट के अंदर एंटर होता है तो वहाँ पर इस प्लाज्मिड के अंदर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन के जीन होने की वजह से उस प्लांट में हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक चीज हमने अभी पढ़ी है कि ये जो प्लाज्मिड होते हैं वो सेल के नॉर्मल डीएनए पे बिना डिपेंड हुए खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो जो सेल का जो नॉर्मल डीएनए है और जो सेल का जो नॉर्मल क्रोमोसोम है वो नॉर्मल अमाउंट में ऑक्सिन एंड साइटोकिन्स तो बना ही रहा होगा प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। बट जब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है उस टाइम पे ये इन्फेक्ट होने के बाद खुद से जाकर इस प्लांट के अंदर रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। तो जब ये खुद की मल्टीपल कॉपीज बनाता है तो इसका जो टीआई प्लाज्मिड वाला जो पोर्शन है वो भी जाके वहाँ पे रेप्लिकेट करता है और इस पोर्शन पे आपके ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन हार्मोन के जीन्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट में हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइन के जीन प्रेजेंट होते हैं और हार्मोन्स वहाँ पे हाई अमाउंट में रिलीज होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ हाई अमाउंट ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन जो प्लांट के जो सेल्स हैं उनमें हाई अमाउंट ऑफ सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लस्टर्स ऑफ सेल और एक्स्ट्रा ग्रुप ऑफ सेल्स वहाँ पे ऐड हो जाते हैं और इसीलिए हम बोलते हैं कि उन प्लांट्स में ट्यूमर हो गया है और इस डिजीज को हम क्राउन गॉल डिजीज भी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ ट्यूमर और फॉर्मेशन ऑफ अ क्लस्टर ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेल, दैट इज नोन एज क्राउन गॉल डिजीज। ये जो टीआई प्लाज्मिड है इसको हम प्लांट्स में डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन में से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये वाला जो टीआई प्लाज्मिड वाला रीजन है इसको हम कट करके सेपरेट कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज़। ये फालतू में जाकर प्लांट के अंदर ऑक्सिन एंड साइटोकाइन हार्मोन को की कंसंट्रेशन को हाई अमाउंट में इंक्रीज कर उनमें कैंसर या क्राउन गॉल डिजीज को कॉज कराए। इसीलिए इस पार्ट को हम कट करके रिप्लेस कर देते हैं अपने डिजायर्ड जीन से, ताकि ये जो प्लाज्मिड जब प्लांट के अंदर जाए तो हमारा जो डिजायर्ड जीन है उसको एक्सप्रेस करे और हमें वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिले। यहाँ पर आपको देखो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स हैं। राई जीन को हम बैसिलस थुरिनजेनिस से ऑब्टेन करते हैं और निफ जीन को हम राइजोबियम से यूज करते हैं क्लोनिंग के लिए एग्रोबैक्टीरियम के अंदर, एंड फिर इसको फाइनली हम एक दूसरे प्लांट के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट सेल। जब हमने रिकॉम्बिनेंट बना दिया, रिकॉम्बिनेंट को जब हमने किसी बैक्टीरियल सेल्स के अंदर डालना है तो पहले बैक्टीरियल सेल को ये इंश्योर करना पड़ता है कि वो उस डीएनए को लेने के लिए केपेबल बने। तो बैक्टीरियल सेल जो केपेबल होते हैं फॉरेन डीएनए, फॉरेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर लेने के लिए फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ऐसे सेल्स को हम कॉम्पिटेंट सेल्स बोलते हैं। लेबोरेटरी में हम बैक्टीरियल सेल्स को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं बाय ट्रीटिंग देम विद डिफरेंट प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टर्म है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि जब हमने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कर दिया है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कब करेंगे? जब हमने उसमें बाहर से कोई एक्स्ट्रा डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐड किया है। तो ये जो एक्सोजीनियस जेनेटिक मटेरियल बाहर से जो हम कोई एक्स्ट्रा सेगमेंट ऑफ डीएनए या एक्स्ट्रा डीएनए ऐड कर रहे हैं,
ये एक्स्ट्रा डीएनए को हम एक्सोजेनिक जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, इसको हम थ्रू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऐड करते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसकी वजह से पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल ऑल्टर हो जाता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस अंडरगो करता है तो उस बैक्टीरिया को सबसे पहले कॉम्पिटेंट बनना पड़ता है। वो उसको पहले खुद को अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना होता है कि वो फॉरेन डीएनए को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ले सके। यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम कुछ ऐसे सेल्स को यूज़ कर सकते हैं जो नेचुरली कॉम्पिटेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, बैसिलस सबटिलिस। ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो नेचुरल वे में कॉम्पिटेंट होते हैं, इनको बाहर से किसी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेने के लिए केपेबल होते हैं। नेक्स्ट इज कैल्शियम ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स को आप हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम ट्रीटमेंट देके उनके सेल को परमेबल कर सकते हो बाहर के किसी फॉरेन डीएनए को लेने के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो आपका प्रोटोप्लाज्म है उसमें भी आप चेंजेस करके सेल को कॉम्पैक्टेबल बना सकते हो कि वो फॉरेन डीएनए को अपने अंदर एंटर करा लें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेशन ऑफ सेल। आप सेल को हाई वोल्टेज शॉक देकर आप सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको अगेन परमेबल बना सकते हो कि वो आपके कॉम्पिटेंट बन जाए और फॉरेन डीएनए को ले ले। कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे, जैसे माइक्रो इंजेक्शन बॉम्बार्डमेंट। यहाँ पे आप जो सेल है उसको मेटल पार्टिकल्स होते हैं माइन्यूट अमाउंट में, उनको आप डीएनए से कोट करते हो और उनको हाई स्पीड के थ्रू या माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू सेल्स के अंदर बॉम्बार्ड किया जाता है। नेक्स्ट है सेल को आप अगर वायरस से इन्फेक्ट कर रहे हो तो भी आपका वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कैरी हो जाता है। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।